देखेंगे पाठ 4 कृषि। कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फल सब्जी फूलों का उगाना, पशुपालन इसमें शामिल है। देखो, हम सब किसानों के बच्चे हैं। घरों में हमारे खेतों में जो अनाज बोया जाता है, साग सब्जी लगाई जाती है, फल लगाए जाते हैं, घरों में जो पशु पाले जाते हैं, ये सब प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं, कृषि कार्य। ठीक है। उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। मतलब किसी क्षेत्र में अच्छी खेती होना या अच्छी कृषि होना और बुरी कृषि होना, ये किस पर निर्भर है? कौन सी चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं? तो 3 कारक इसमें बता रखे हैं। स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब वो क्षेत्र कैसा है, पर्वतीय है, पठारी है, मैदानी है। सबसे अच्छी कृषि जो होती है मैदानी क्षेत्र में होती है। और मृदा, मिट्टी कैसी है वहाँ की, कितनी उपजाऊ है, और वहाँ की जलवायु कैसी है, इस पर निर्भर करती है कि वहाँ पर कृषि कैसी होगी। ठीक है। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, स्थानांतरित कृषि क्या है? देखो, जैसे शब्द से ही पता चल रहा है, स्थानांतरित मतलब इसमें स्थान बदलते रहता है। और इसी का एक नाम और है बच्चों, झूमिंग कृषि भी इसको कहते हैं। ठीक है। इस कृषि में क्या किया जाता है कि किसी क्षेत्र के सभी पेड़ पौधों को काट करके आग लगा दी जाती है। पूरे पहाड़ में जितने पेड़ पौधे हैं सबको काटा जाता है, फिर कुछ दिनों बाद उसमें आग लगा के उस राख को मिट्टी में मिला करके मोटा अनाज बोया जाता है। ठीक है। और कुछ वर्ष उसमें अनाज बोया जाता है। उसके बाद जब उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो यही प्रक्रिया फिर दूसरे पहाड़ों पर की जाती है। अब इस कृषि की हानियाँ क्या है? देखो, यह पर्यावरण की दृष्टि से बहुत हानिकारक है। एक पेड़ काटना भी इतना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो इसमें तो देखो पूरे जंगल काट दिए जा रहे हैं। तो इसलिए सरकार ने इस कृषि पर रोक लगा दी है। स्थानांतरित या झूमिंग कृषि पर सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है। ठीक है। अगला है रोपण या बागाती कृषि क्या है? देखो, ऐसी कृषि जो एक बार बोने पर कई वर्षों तक उपज देती है, उसको रोपण या बागाती कृषि कहते हैं। देखो, सरल सा है कि उसको हम एक बार बो देंगे, बार बार हर साल बोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर हमको उससे लंबे समय तक उपज मिलते रहेगी। जैसे आम का बगीचा हमने एक बार लगा दिया, चाय का बगीचा है ना, केले का बाग है। इसको एक बार लगाने से हमको कई वर्षों तक उससे उपज मिलती रहती है, तो इसी को कहते हैं रोपण या बागाती कृषि। अगला है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है? देखो, एक तो किसानों को कम ब्याज पर ऋण देती है और उन्नत बीज, रासायनिक खाद आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती है। सरकार की ओर से किसानों को दिया जाता है। जैविक कृषि क्या है? देखो, इस कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद व प्राकृतिक पीड़कनाशी का प्रयोग किया जाता है। मतलब रासायनिक खादें जो हैं कृषि के लिए बहुत हानिकारक हैं बच्चों। इसके स्थान पर कंपोस्ट खाद है, गोबर की खाद है, जैविक खादें हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस कृषि को कहते हैं जैविक कृषि, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। फिर है जीवन निर्वाह कृषि क्या है? इसमें क्या होता है कि किसान जो है अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने लायक ही कृषि करता है, व्यापार की दृष्टि से नहीं। उसे ही जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। और हमारे यहाँ तो बच्चों अमूमन सारे पहाड़ों में यही कृषि की जाती है, क्योंकि यहाँ का किसान इतना ही कृषि कार्य करता है जिसमें उसका परिवार पल जाता है, साल भर के लिए राशन हो जाता है। ठीक है। इसी के विपरीत दूसरा है, देखो, वाणिज्यिक कृषि या नगदी कृषि। ये कृषि जो होती है ये किसान व्यापार की दृष्टि से करता है, अपने परिवार को पालने के लिए नहीं, बल्कि व्यापार करता है कृषि कार्य का। जैसे गेहूं है, चावल है, गन्ना है, भाबर साइड में जो होता है कपास है। इसमें क्या होता है, किसान बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं उनमें कृषि कार्य करता है और कुछ अपने घर में खाने के लिए रखता है, बाकी शेष जो होता है सीधे बेचने के लिए व्यापार की दृष्टि से किया जाता है। और इससे किसान को नगद फसल मिलती है, तो नगद पैसा मिलता है, तो इसको व्यापारिक कृषि या नगदी कृषि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है बच्चों। किसको कहा जाता है? जूट। फिर है, कपास की कृषि के लिए कैसी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास जो होता है बच्चों काली मिट्टी में होता है, महाराष्ट्र गुजरात वाले हिस्से में काली मिट्टी में कपास अधिक होता है। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? आर्थिक मतलब धन संबंधी वे क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। जैसे हमारा जो भी टीचर लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या जो दुकानदार हैं, जिन क्रियाओं को करने के बाद किस व्यक्ति को क्या मिल रहा है? धन मिल रहा है, तो वो कहलाती हैं आर्थिक क्रियाएं। इसके अलावा एक अनार्थिक क्रियाएं भी होती है। जैसे माँ जो घर का काम करती है, दिन भर बच्चों के लिए खाना पीना बनाती है, कपड़े धोती है, वो अनार्थिक क्रियाएं। उसके बदले माँ को कोई धन नहीं मिलता है। तो आर्थिक क्रियाएं कौन सी हुई? जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं।
और आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको बड़ी क्लासों तक ये भी मिलेगा, ये प्रश्न भी है ना। आर्थिक क्रियाएं बच्चों 3 प्रकार की होती हैं, अच्छे से समझ लो इसमें। पहली है प्राथमिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जो सीधे धरातल या भूमि से जुड़ी होती हैं, उन्हें प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, खनन, खनिजों को खोदना, वनोद्योग है, शिकार करना, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब जो है ये प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें किसान सीधे, कोई भी व्यक्ति अगर प्राथमिक क्रिया कर रहा है तो सीधे धरातल से जुड़ा है, जमीन से, मिट्टी से जुड़ा है। और द्वितीय क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया में प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त वस्तुओं को मूल्यवान बनाया जाता है तथा उसका रूप बदला जाता है। जैसे प्राथमिक क्रिया में हमने गन्ना पैदा किया, उससे चीनी बनाई। चीनी बनाना जो फैक्ट्रियों में जो काम होता है वो द्वितीय क्रिया में आता है। विनिर्माण उद्योग भी इसको कहा जाता है। गन्ने से चीनी बनाना हो गया, कपास से कपड़ा बनाना हो गया। वनोद्योग देखो हमारा प्राथमिक क्रिया में आ रहा था, उससे हमने फर्नीचर बनाया, तो ये द्वितीय क्रिया है। तो द्वितीय क्रिया की पहचान क्या है कि इसमें वस्तुओं को मूल्यवान बनाया जाता है और उनका रूप बदला जाता है, ठीक है। और तृतीय क्रियाएं हैं, ये वे क्रियाएं हैं जो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं में लगे लोगों की सेवा करते हैं। इसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं बच्चों, उसे तृतीय क्रियाएं कहते हैं। जैसे बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, यातायात के संसाधन हैं, है ना। ये सब जो है तृतीय क्रिया में आते हैं, जिसमें लोगों की प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में लगे लोगों की सेवा की जाती है। फिर है अगला प्रश्न, सेवा क्षेत्रक किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया था तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? देखो, क्योंकि तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में लगे लोगों की सेवा करता है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्रक कहा जाता है।